नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आरजे सोनू। असम जैसी जगह उन लोगों के लिए ठीक है जिनको भूत प्रेत में दिलचस्पी हो। असम को भारत का कालो जादू की राजधानी का खिताब भी मिला हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले दूर दूर से लोग यहाँ काला जादू सीखने आते थे और बंगाल के जादू के बारे में किसको नहीं पता। असम में यह भी माना जाता है कि अगर किसी ने काला जादू और मंत्र शक्ति में महारत हासिल कर ली है तो वो इंसान को जानवर में भी बदल सकता है। असम में नागांव नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव में काले जादू की कोई सीमा नहीं है। यहाँ जानवरों और पंछियों की बलि दी जाती है। सबसे ज़्यादा हर अमावस की रात में शाम 6 से 9 बजे के बीच पंछियों की बलि दी जाती है। रात को तो जैसे इन मरे हुए पंछियों की बारिश सी होती है। बहादुर से बहादुर इंसान भी यह दृश्य देखकर डर जाए। वैज्ञानिक भी कभी इन चीज़ों का पता नहीं लगा पाए। यह वारदात कुछ 10 साल पहले की है। नागांव में अपने परिवार के साथ काया नाम की लड़की रहती थी। वो 16 साल की स्कूल पढ़ने वाली युवती जिसके बचपन से ही आकर्षित रूप की चर्चा गांव भर में थी। गांव के कई मर्द काया की सुंदरता को देखकर मोहित हो जाते थे। उसका जवान हुस्न, नीली आंखें और गोरा रंग देखकर मर्दों की बुरी नज़र अक्सर उस पर रहती। एक दिन जब काया स्कूल से गांव को लौट रही थी तब गांव के 4 आदमियों ने उसे अगवा कर लिया। अक्सर काया के आने जाने का समय उनको पता होता था। वो 4 आदमी काया को एक छोटे से घर में ले गए और वहां 4 दिनों तक लगातार उसका रेप किया। 4 दिनों तक उन चारों ने काया को बहुत नोचा और उस पर अत्याचार भी किए। 5वें दिन तड़पते हुए काया ने दम तोड़ दिया। उन 4 आदमियों ने काया की लाश को उसी के घर में जला दिया और उस घर को बंद कर दिया। गांव में किसी को पता भी नहीं चला इस दुर्घटना का और काया की लाश जलकर राख हो गई। अगले दिन काया की आत्मा एक भयानक रूप लेकर अपने कातिलों से बदला लेने गांव में आकर अपने उन 4 कातिलों को मार डालती है। इतने पर भी काया की आत्मा नहीं रुकती। वो गांव वालों को भी अपनी मौत का जिम्मेदार समझती थी, क्योंकि गांव में किसी ने उसके गुमशुदा होने पर कुछ किया भी नहीं। आधी रात को जैसे जोर से रोना और हंसना, बांस की लकड़ियों का कट कर गिरना, पायल की आवाज़ और घरों की छतों पर पत्थर फेंकना, यह सब काया की आत्मा का आतंक था। गांव वालों ने तांत्रिक को बुलाया और तांत्रिक ने उसी घर में जहां काया की मौत हुई थी वहां जाकर मंत्र तंत्र फूके और काया की आत्मा को वश में किया। तांत्रिक ने एक अभिमंत्रित कील उस घर की एक दीवार पर ठोक दी, जिससे काया की आत्मा उस घर में कैद हो गई। तांत्रिक ने गांव में सबको इस स्थापित घर से दूर रहने की चेतावनी दी। काफ़ी सालों तक काया के आतंक से गांव मुक्त रहा। फिर एक दिन 2 सैनिक फैजल और किशन अपनी आर्मी की ट्रेनिंग ख़त्म करके अपने घर वापस जा रहे थे। रास्ते में नागांव से गुजरते हुए उनकी जीप अचानक उसी स्थापित घर के बाहर बदकिस्मती से बंद पड़ जाती है। फैजल ने किशन से कहा, रात बहुत हो चुकी है और दूर दूर तक कोई गांव वाला नहीं दिखाई दे रहा। किशन ने जवाब दिया, हाँ यार फैजल, इतनी रात को कौन हमारी मदद करने आएगा। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि एक बुढ़ा आदमी हाथ में लाठी लेकर उनके सामने से गुजर रहा था। वो अपनी ही धुन में चला जा रहा था। किशन ने उस बूढ़े आदमी को रोका और कहा, अरे चाचा, यहाँ कोई कार मैकेनिक मिलेगा। बूढ़े की नज़र उस घर पर पड़ती है और डरते हुए बोला, यहाँ से चले जाओ, यह घर के सामने खड़े मत रहो। यह कहकर बूढ़ा तेजी से चलने लगा। फैजल और किशन यह देख हैरान हुए। किशन ने कहा, अरे इनको क्या हो गया, मैकेनिक का तो बताया नहीं और ऐसे ही चले गए। फैजल की नज़र उस स्थापित घर पर पड़ती है और वह बोला, चल यार किशन, आज की रात इसी घर में गुजारते हैं और कल सुबह जल्दी निकल जाएंगे। किशन मान जाता है और दोनों उस स्थापित घर में चले जाते हैं। वो दोनों सेना के सिपाही थे तो ऐसी बंद जगहों से कहाँ डरने वाले थे। जो देश की रक्षा करते हैं उन्हें ऐसी जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनका मोबाइल नेटवर्क ना चलने से वो दोनों अपने घर वालों को खबर नहीं दे पाए। फैजल अपना सामान का बैग गलती से उसी कील पर टांग देता है जो तांत्रिक ने सालों पहले घर के अंदर ठोका था। बैग का वजन भारी था तो कील और फैजल के बैग दोनों ही ज़मीन पर गिर जाते हैं। फैजल इसको नज़रअंदाज कर
कील को एक तरफ फेंकता है और अपना भारी बैग एक जगह पर रख देता है। दोनों सो गए और 1 घंटे बाद एक लड़की की जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। किशन की नींद खुली और उसने देखा कि एक लड़की बहुत डरावने भूतिया रूप में उनके सामने खड़ी थी। फैजल की गलती से काया की आत्मा आज़ाद हो गई थी और अब वह किशन के सामने खड़ी थी। काया ने गुस्से से बोला, चले जाओ वरना तुम भी मरोगे। किशन एक आर्मी सैनिक होने के नाते नहीं डरा। काया की आत्मा ने सोते हुए फैजल को हवा में ऊपर उठा लिया और कहा, तेरे दोस्त को मार डालूंगी, चले जाओ तुम दोनों। काया ने फैजल को ज़मीन में पटक दिया और फैजल की नींद खुली। फैजल को सर पर चोट लग गई थी और उसने भी काया की आत्मा को देखा और बोला, किशन चल भाग यहाँ से चले। वो बूढ़ा आदमी भी इस घर की तरफ इशारा कर चले जाने को बोल रहा था, पर हमने ही उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। किशन और फैजल अपना सामान लिए उस शापित घर को छोड़कर भागने लगते हैं। रास्ते में उन्हें एक गांव दिखा और वहां स्थित एक शिव मंदिर भी। किशन ने कहा, फैजल आज रात इस मंदिर के बाहर गुजार लेते हैं, यही एक सुरक्षित जगह लगती है। फैजल किशन की बात मान गया और दोनों वहीं मंदिर के बाहर आसरा लेते हैं। कुछ देर बाद एक सिद्ध साधु वहां से गुजरे और उनकी नज़र किशन और फैजल पर पड़ी। साधु ने उन दोनों को तसल्ली देते हुए कहा, यह एक सुरक्षित जगह है, उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी रक्षा होगी। किशन और फैजल आश्चर्यचकित होकर खड़े हुए और किशन ने कहा, साधु महाराज आपको कैसे पता हमारी हालत के बारे में? साधु ने हंसकर जवाब दिया, इस गांव के हर कोने से मैं वाकिफ हूँ। तुम दोनों की यह दुर्दशा की और क्या वजह हो सकती है? किशन और फैजल अनजान थे कि कुछ दिन पहले ही एक सिद्ध साधु नागांव के शिव मंदिर में आए। काले जादू से पीड़ित लोगों की मदद और अपनी सिद्धियों से वो अतृप्त आत्माओं को मुक्ति दिलाते थे, इसलिए उन दोनों की हालत साधु देखते ही पहचान गए। किशन और फैजल ने अपने साथ हुई भूतिया घटना के बारे में साधु को सब बताया। साधु ने सब सुनकर कहा, तुम दोनों इस नागांव के भूतिया किस्सों से अनजान हो। तुम्हारा भूत प्रेतों से कभी सामना नहीं हुआ, इसलिए उस घर में चले गए। तुम दोनों अभी मेरे साथ उस घर में चलो, क्योंकि ऐसी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। फैजल, किशन और साधु उस घर में जाते हैं। घर के अंदर जाते ही साधु की नज़र जमीन पर गिरे उस कील पर गई। उस कील को हाथ में लेकर साधु ने अपनी दिव्य दृष्टि से कील और उस आत्मा का रहस्य का पता लगाया। फैजल ने कहा, अरे यह तो वही कील है जिस पर मैंने अपने भारी बैग टांगा था और वजन के कारण ही कील और बैग जमीन पर गिर गया। साधु ने कहा, यही तो गलत हुआ और वो आत्मा आज़ाद हो गई। इस कील ने उसे इस घर में बांध रखा था। यह एक शापित घर है और इस शापित घर में कैद आत्मा का नाम है काया। साधु ने उस शापित घर और काया की दर्दनाक कहानी किशन और फैजल को सुनाई। किशन और फैजल सुनकर बहुत दुखी हुए। किशन ने साधु से पूछा, तो अब क्या किया जाए साधु महाराज? साधु ने जवाब दिया, एक उपाय है। फैजल ने कहा, आप जो कहो साधु महाराज, अब तो हम उस लड़की की आत्मा को मुक्ति दिलाना चाहते हैं। साधु ने कहा, जब किसी इंसान के मरने के बाद अगर उसके अंतिम विधि या श्राद्ध के पूरे नियम ना किए हों तो उसकी आत्मा भटकती है, और यह तो नाबालिग लड़की की आत्मा है। इससे पहले कि काया आतंक बचाए, उसके शरीर की राख और हड्डियां इसी घर में हैं। उन्हें ढूंढो और इस खाली कलश में डाल दो, और यह गंगा जल भी उसकी राख पर छिड़क कर बंद कर देना। साधु ने खाली कलश किशन को दिया और गंगा जल वाला कलश फैजल को। किशन और फैजल अपनी मोबाइल की टॉर्च चालू कर काया की राख ढूंढने लगे, और फिर दूसरी तरफ काया की आत्मा गांव में फिर से तबाही शुरू कर देती है। कुछ देर बाद उन दोनों को एक कोने में काया की राख और हड्डियां मिली। किशन ने काया की राख को खाली कलश में डाल दिया और फैजल ने उस पर गंगा जल छिड़क दिया। इस काम को करते करते पूरी रात निकल गई और दिन भी चढ़ गया। दोनों उस कलश को साधु के पास ले गए। साधु ने कहा, अब हमें इन अस्थियों को जल में विसर्जित करना होगा, तभी काया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी।
साधु किशन और फैजल गांव के शिव मंदिर में काया की आत्मा शांति के लिए हवन करते हैं। फिर मंदिर के पीछे की नदी में काया की अस्थि विसर्जित कर देते हैं। काया की आत्मा उस वक्त अपने इंसानी रूप में आकर किशन और फैजल से कहती है, आप लोगों का बहुत धन्यवाद। दुनिया में मेरी जैसी बहुत लड़कियां हैं जिनको इंसाफ नहीं मिलता और सालों तक भटकती हैं। यह कहकर काया की आत्मा गायब हो गई। इस प्रकार काया की आत्मा हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट पर ज़रूर बताएं।